आपको किसी सरकारी अस्पताल जाना चाहिए था। अच्छा खासा आपका प्रोग्राम है, इसमें इस तरह की बातें करके क्यों अपने प्रोग्राम का मूड खराब कर रहे हैं आप? कभी एक्सरे कराएं गुर्बत का, एक्सरे कराएं। मगर एम्बुलेंस तो घर आ जाती है। अमीरों के घर आती है, हमारी छोटी सी बस्ती है, वहां तक पहुंचती नहीं है। वैसे बुरा मत मानिएगा, आप मेरे मर्ज के पीछे पड़ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। लूज टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। आज मेरे मेहमान एक गरीब इंसान है और परेशानी की बात यह है कि आप बीमार हैं। इस तारुफ को यूं कर लीजिए कि मेरे यहाँ जो मेहमान हैं वो एक बीमार हैं और गरीब आदमी हैं। चलें, मैं यूं कह देता हूँ, आज लूज टॉक में मेरे जो मेहमान हैं वो बीमार हैं, गरीब आदमी हैं। गरीब आदमी। दुरुस्त। आप बीमार हैं? नहीं, हॉकी खेलने जा रहे हैं, गोल्ड मेडल लेने ईरान। मैं समझा नहीं। जब चेहरे के एक एक इंच पे बीमारी लिखी हुई है तो इस सवाल का क्या मकसद था कि आप बीमार हैं? कौन सी बीमारी है? गुर्बत। गुर्बत तो कोई बीमारी नहीं है। सबसे बड़ी बीमारी है गुर्बत। पाकिस्तान में सबसे बड़ी बीमारी है गुर्बत, जिसका ना कोई इलाज है और न क्लिनिक। मगर मेरे भाई, आज हम गुर्बत पे बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे आपकी बीमारी पर। आपका जो प्रोग्राम है लूज टॉक, मज़ाहिया प्रोग्राम है, कोई और बात करें। नहीं, बात हमें सिर्फ आपसे करना है। अच्छा अच्छा। क्या बीमारी है? हाँ, दिल के मरीज हैं और रीढ़ की हड्डी में भी कुछ मसाइल हैं। तो आपको कैसे मालूम हुआ कि आप दिल के मरीज हैं और रीढ़ की हड्डी में कुछ मसाइल हैं? आपकी तबीयत ठीक है? जी बिल्कुल। ये किस तरह के सवालात कर रहे हैं कि आपको कैसे मालूम हुआ? भाई मुझे बीमारी है, मुझे नहीं इल्म होगा तो किसको, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को होगा? ये तो क्या सवाल है। किसी डॉक्टर को दिखाया आपने? बेटा जो है मेरा 10 साल का है। कितने साल का है? 10 साल का। अब वो बनना चाहता है डॉक्टर। अगर मैं रहा और वो डॉक्टर बन गया तो मैं उसे जरूर दिखाऊंगा, उसी को दिखाऊंगा। तुम देख लेना, बाप से फीस नहीं लेगा। क्या करते हैं? मजदूरी, ईंटें बनाते हैं, सारा दिन ईंटें बनाते हैं। 2 बच्चे हैं, फिर भी घराना खुशहाल नहीं है। अजीब बात है, क्या करें। मेहनतकश बहादुर होते हैं। हाँ, इस मुल्क में बहादुर मेहनतकश नहीं है तो मेहनतकश बहादुर कहाँ से हो सकते हैं? आपको कैसे मालूम हुआ कि आपको दिल की तकलीफ है? हाँ, कमबख्त धड़कना बंद ही नहीं होता है। धड़कन रुकती ही नहीं है। इससे बड़ी और क्या बीमारी हो सकती है? आप तो शायराना किस्म की बातें कर रहे हैं। आपको कब मालूम हुआ कि आपको दिल की बीमारी है? हाँ,
एक दिन मैं ईंटें बना रहा था, सुबह से लगा हुआ था, काम कर रहा था। शाम हो गई, झुटपुटे का वक्त आ गया, सोचा घर की तरफ चलते हैं। रास्ते में मैंने क्या किया कि बच्चों के लिए बन कबाब खरीद लिए। घर पहुंचा, बस फिर मुझे कुछ याद नहीं रहा। आँख खुली तो मैं अस्पताल में था। मैंने पूछा क्या हुआ? कहने लगे आपको दिल का दौरा पड़ा है। अब अस्पताल वाले कहने लगे कि 30,000 रुपए यहाँ जमा करा दीजिए तो आपका इलाज शुरू होगा। मैं वहां से चला आया और 4 दिन घर में रहा, फिर मजदूरी शुरू कर दी। आपको किसी सरकारी अस्पताल जाना चाहिए था। अच्छा खासा आपका प्रोग्राम है, इसमें इस तरह की बातें करके क्यों अपने प्रोग्राम का मूड खराब कर रहे हैं? कहाँ रहते? कराची में। नहीं, पता बताएं। पता बताने के लिए मकान जरूरी है। साल हर साल ईंटें बनाकर लोगों के मकान बनाए, लेकिन हम आज भी एक कच्चे मकान में, कच्चे क्वार्टर में रहते हैं, जिसकी छत भी टपकती है। नहीं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लाखों लोग ऐसे मकानों में रहते हैं। गरीब होना, मैं आपसे कहूं, कोई बुरी बात नहीं है। अक्सर टीवी पे मैंने देखा है इस तरह के बयानात लोग बगैर सोचे समझे क्यों दे देते हैं कि गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है। कभी एक्सरे कराएं गुर्बत का, एक्सरे कराएं। कुछ नहीं नजर आएगा आपको। चले, मेरे ख्याल में आपको सरकारी अस्पताल जाना चाहिए था। कभी आप गए हैं सरकारी अस्पताल किसी बस में बैठ के? नहीं। जाएं, एक दफा जरूर जाएं। मगर एम्बुलेंस तो घर आ जाती है। अमीरों के घर आती है। हमारी छोटी सी बस्ती है, वहां तक पहुंचती नहीं है, और अगर कभी आ जाती है तो इतनी देर में आती है कि फिर उसकी जरूरत बाकी नहीं रहती। बहुत दफा गया हूं सरकारी अस्पताल में, तो बड़ा बेटा तंज करने लगा है कि एक ही अस्पताल में बार बार जाके आपका दिल नहीं भरता। वहां के डॉक्टर ने क्या कहा? वैसे बुरा मत मानिएगा, आप मेरे मर्ज के पीछे पड़ गए हैं। आहा, हमारा तो एक ही शायर था, हबीब जालिब। जालिब की शायरी आपने पढ़ी है? पढ़ी है। वो तो ऐसा लगता है जैसे तमाम मेहनत कशों ने मिल के कही है। घर में भी कहाँ चैन से सोए थे कभी हम, जो रात थी जिंदा में वही रात वहां थी। शेर तो आपने बिल्कुल सही पढ़ा। जालिब थे भी तो सही शायर। उनके दुनिया से जाने के बाद तो हम लोगों ने एहतजाज करना भी छोड़ दिया। अगर कहीं जाना भी है आपको तो ठहर जाए, इश्तहार देखें। इश्तहारों से पहले हम बात कर रहे थे जालिब की शायरी पर। वैसे माफ कीजिएगा, बहुत गलत वक्त में आपने इश्तिहार दिखाए, जबकि मेरी कहानी एक अहम मोड़ में दाखिल होने वाली थी। मेरे भाई, आपकी कहानी सच्ची है। जब तक
यहाँ कहानी में कोई झूठ शामिल ना हो, लोगों को पसंद नहीं आती, इसीलिए मजबूरन मुझे इश्तहार दिखाना पड़े। आपकी जो कहानी है, यहाँ के रहने वालों या टेलीविज़न देखने वालों के दिल में उसकी जगह नहीं है, और ना ही उसकी जगह हमारे अदब में है। तो फिर मुझे जाने दें। मगर मेरा प्रोग्राम 25 मिनट का है। अच्छा, अभी चलिए पूरे नहीं हुए हैं। चलिए, 25 मिनट पूरे हो जाएं तो बता दीजिएगा। हम बात कर रहे थे सरकारी हॉस्पिटल की कि आपको वहाँ जाना चाहिए। मैं और वो जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो सरकारी अस्पतालों में जाते हैं, उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे ये जिंदा ही बीमार रहने के लिए हैं। पिछले दिनों कमर में तकलीफ थी, अस्पताल गया, एक सरकारी, बड़ा बेटा मेरे साथ था। बैठे रहे, कमर की तकलीफ बढ़ती गई। जब बेंच पे बैठा नहीं गया तो मैं जमीन पे लेट गया। बेटा मेरे पास बैठ गया, इर्द गिर्द तमाशा देखने वाले खड़े हो गए। बेटा मुझसे कहने लगा, अब्बा मरना मत, मैं डॉक्टर को लेके आता हूं। आए, बड़ी तगोदो के बाद डॉक्टर आए। उन्होंने देखा, एक पर्चे पे इंजेक्शन लिख के दिया कि ये लगवा दीजिए। बेटे को मैंने वो पर्चा दिया और 100 रुपए का नोट दिया। ये बात है दोपहर 2 बजे की। बेटा गया इंजेक्शन लेने। अब शाम के 6 बज गए, बेटा आया नहीं। मुझे तशवीश हुई, बाहर निकला, जाके क्या देखता हूं, मेरा बेटा, मेरा प्यारा बेटा मेडिकल स्टोर के सामने लोगों से भीख मांग रहा था। मेरे इंजेक्शन का पर्चा उसके हाथ में था और वो उसका नाम बता के भीख मांग रहा था। मेरा खून खौल उठा, मैंने उसे बहुत मारा। जब मैं मार रहा था तो मेरा बेटा चीख चीख के कह रहा था, अब्बा 1200 रुपए का इंजेक्शन है। मैंने 900 रुपए जमा कर लिए। मैंने वो 900 रुपए लेके एक फकीर को दे दिए और अपने प्यारे बेटे को गले से लगा के वहीं फुटपाथ पे बैठ गया और उसे समझाता रहा मैं ये कि बेटा, जिंदगी अल्लाह के इख्तियार में है, ये इंजेक्शन मुझे बचा नहीं सकता और इंजेक्शन न लगने से मैं मर भी नहीं सकता। दूसरे दिन से मेरे बेटे ने स्कूल जाना छोड़ दिया, मेरे साथ मजदूरी करने लगा। गरीब आदमी को बीमार पड़ना ही नहीं चाहिए, और अगर बीमार पड़ जाता है तो उसका इल्म उसके घर वालों को नहीं होना चाहिए। चले जी, ये तो किस्से हैं, मतलब जो लोग देख रहे हैं उनके दिलों पे तो असर किया होगा इस बात ने। मगर मैं तो समझता हूँ आप लोग बहादुर हैं कि इन हालात में, इन मुश्किलात में भी आप मुसलसल काम कर रहे हैं और अभी भी काम कर रहे हैं। वैसे आप अकेले बीमार नहीं हैं, इस मुल्क के 15 करोड़ लोग बीमार हैं।
आधे जिस्मानी तौर पर और आधे ज़हनी तौर पर। मजबूरी है, हमारा मुल्क गरीब मुल्क है। सेहत और तालीम दोनों का हम ख्याल नहीं रख सकते। ये बात मत करें कि हमारा मुल्क गरीब मुल्क है। मुझ जैसे गरीब अपनी दवा पे इतना पैसा नहीं खर्च कर पाते जितना आप जैसे अमीर अपनी दारू पे उतना पैसा खर्च कर देते हैं। ईंटें बनाता हूँ, उन ईंटों से जो मकान बनते हैं 10 लाख में बनते हैं, 1-1 करोड़ रुपए में बेचकर और मकान खरीदे चले जा रहे हैं। मुझे क्या मिलता है? एक ईंट बनाने के उतने ही पैसे जितने आज से 15 साल पहले मिलते थे। क्या बदला? गरीब सिर्फ पाकिस्तान ही में नहीं है, हर मुल्क में होते हैं। गरीब ना हो तो फिर ये पता कैसे चलेगा कि अमीर कौन है? क्या फायदा है हमारा? अमीरों के इस फर्क को बताने के लिए हमारा होना बहुत जरूरी है। मैं क्या कह सकता हूँ, आप भी सुन रहे हैं, इश्तार देखिए। जी माफ़ कीजिएगा, ये वक्फा ज़रूरी होता है। आपकी बातों से पता चलता है कि आप पढ़े लिखे हैं। पढ़ा लिखा होता तो इससे ज़्यादा ज़बूं हाल होता, इससे ज़्यादा बुरी हालत में होता। इस मुल्क में पढ़े लिखे बगैर सिफारिश के मजदूर से भी ज़्यादा कमतर हैं, बुरी हालत में है। और फिर वो पढ़ लिख के ईंटें बनाने का काम नहीं करते, वो इसे कम हैसियत का काम समझते हैं। नई हुकूमत सेहत और तालीम पर तवज्जो दे रही है। इनका कहना है कि अच्छी सेहत और तालीम हर इंसान का हक है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। इलेक्शन आ रहे होंगे, वरना इतनी बेतुकी बात ये क्यों करते हैं? जिस मुल्क में ज़बान की सेहत का ख्याल नहीं रखा जाता, उस मुल्क में लोगों की सेहत पे क्या तवज्जो दी जा सकती है? मेरे भाई, कराची बहुत बड़ा शहर है, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं यहाँ। आबादी के लिहाज से शफाखाने भी कम हैं, डॉक्टर्स भी उतने नहीं हैं जितने होना चाहिए। किस किस का इलाज करेंगे? जिनका इलाज करना चाहिए उनका इलाज करते हैं, और बहुत दिल लगा के करते हैं। मगर भाई, हालात पहले से तो बेहतर हुए हैं। आपके हालात बेहतर हुए? हमारी तो परेशानियों में और इजाफा हो गया है। क्या चाहिए गरीब आदमी को? क्या चाहिए? दाल, चावल, आटा, मिट्टी का तेल, चाय की पत्ती, पानी। इन्हीं चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं, और इन कीमतें बढ़ने से आपको क्या फर्क पड़ेगा? हमसे पूछिए कैसे घर चलाते हैं। सही कह रहे हैं आप, क्या कर सकते हैं? बस मेरी तो यही दुआ है कि खुश रहिए और जिंदा रहिए। एक बात आपको बताऊं, मैं आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं लोगों को अपनी दास्तान सुनाने नहीं आया हूं ना, अपनी दास्तान सुनाने नहीं आया हूं। मैं ही नहीं, मुझ जैसे लाखों लोग। अब वो कैफियत हो गई है कि नमाज में अपने लिए दुआ नहीं बद्दुआ करते हैं, बद्दुआ, और वो भी कबूल नहीं होती। दिल के बारे में डॉक्टर ने क्या कहा आपसे? बाईपास का कहते हैं। तो आपने क्या कहा?
मैंने उनसे कहा कि जो लोग कराची में बाईपास बना रहे हैं उनकी अपनी जेब उनको उनके बाईपास की इजाजत नहीं देती। बस दुआ करें कि गुर्बत ख़त्म हो जाए। मेरा ख्याल है गरीबों को ख़त्म कर दें, ये ज़्यादा आसान है। मैं अब इजाज़त चाहता हूँ, मेरी तबीयत कुछ बिगड़ रही है। जी, मेरे प्रोग्राम के 25 मिनट भी पूरे हो गए तकरीबन। मेरे भी 50 साल का प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है। चलिए मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। नहीं नहीं, 1200 रुपए के इंजेक्शन की वजह से अस्पताल न जाने का कष्ट कर रखा है मैंने। घर छोड़ दूँ आपको? नहीं, बेटा साथ है, और फिर आज बसों की हड़ताल भी नहीं है, चला जाऊंगा। जालिब पे बात रह गई। हालात देखिए आप बदल रहे हैं। जालिब की ज़मीन से मोहब्बत कभी रायगा नहीं जाएगी जब तक आप लोग हैं। आप लोगों की वजह से जालिब का नाम है। हालात बदल रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ, सब कुछ बदल रहा है। फूल शाखों पे खिलने लगे, तुम कहो। जाम रिंदों को मिलने लगे, तुम कहो। चाक सीनों के सिलने लगे, तुम कहो। इस खुले झूठ को, जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। खुदा हाफ़िज़।